हे गाइस। तो आजकल बारिश बड़ी ज़ोरदार हो रही है और सबके सब मानसून का बड़ा मज़ा ले रहे हैं। तो आप लोग भी मेरे ख्याल से कुछ इस आदमी की तरह बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। लेकिन क्या आप कभी आपने फील किया कि आप बारिश का मज़ा ले रहे हैं, गाड़ी से बाहर आपने फेस किया हुआ है और सामने से कोई अचानक दूसरा आपका सिर निकाल के आपसे पहले बारिश की फुहारों पे आ जाए तो कैसा लगता है? जस्ट आपने फील किया होगा कि अचानक से आप किसी पंखे के सामने खड़े हैं, हवा ले रहे हैं, लेकिन कोई आदमी अचानक से आकर वहाँ पे पंखे के सामने खड़ा हो जाए तो आपको कैसा फील होता है? तो पर्सनली अगर मैं इस चीज़ को बताना चाहूँ कि कैसा फील होता है तो आप ये कह सकते हैं कि बड़ा गुस्सा आता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी जब आप सिंगल सोलो राइडिंग करते हैं तो सोलो राइडिंग करते टाइम आप आराम से हवा अपने फेस पे महसूस करते हैं। लेकिन अगर उसी टाइम मैं किसी और को गाड़ी राइड करने के लिए कह दूं और आपको पीछे बिठा दूं तो जो हवा आप अकेले फेस करने वाले थे वो आपको किसी के बगल से सिर आगे करके फेस करनी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको थोड़ा फील की होंगी आपने लाइफ में और अक्सर देखी होंगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अक्सर कौन सी बातें कर रहा हूँ, मैं तो अक्सर पढ़ाई की बातें कर लेता हूँ ना, या कभी कभी कविताओं की बातें कर लेता हूँ। आज मेरे दिमाग में कौन सी चीज़ चल रही है कि मैं बात कर रहा हूँ कि आप हवा फेस कर रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं और गाड़ी के आगे जाके इस इंसान की तरह अपना चेहरा बाहर निकाले हुए हैं। तो जस्ट रिलैक्स, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरा डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है। हमारा टॉपिक अगर मैं बात करूँ कि किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किसी न्यूक्लियस के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन लगे हैं तो वो किस तरीके से लगे हैं, तो बेसिकली पहले वो वाला सिस्टम देख लेते हैं। आपका एक न्यूक्लियस होता है सेंटर, इस न्यूक्लियस के चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। और आप लोगों ने डायग्राम अपनी अर्लियर क्लासेस में भी देखा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से घूम रहे होते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि ये मॉडल मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, इस मॉडल को दिखाकर मैं क्या बताना चाहता हूं, तो जिस तरीके से आप लोग अभी तक अपनी गाड़ी में मजा ले रहे थे पानी का, बारिश की फुहारों का और हवा का, ये इलेक्ट्रॉन भी अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स लेते हैं। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो आपका कूलॉम्बिक फोर्स होता है, क्योंकि जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उससे कूलॉम्बिक अट्रैक्शन करते हैं, कूलॉम्बिक फोर्स पैदा होता है उनके बीच में। तो ये कूलॉम्बिक फोर्स होता है। लेकिन अगर थोड़े से इस चीज़ को ये समझूं कि ये ऑर्बिटल जो आपके बता रखे हैं, इन ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं और आखिर में इसके बाद 18 होते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं KLMN के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो बेसिकली हम 1:1 की बात कर लेते हैं कि एक ही क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स सभी पे बराबर होना चाहिए। हमारे रूल के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल इफेक्ट काम करता है जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो आज हम बेसिकली 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा जो हम बात करने वाले हैं वो आपका आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितना न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगने वाला है और किस तरीके से शील्डिंग इफेक्ट आपके चार्ज को इफेक्ट करता है। और तीसरा जो सबसे मेन टॉपिक है वो बात करता है इन सारी चीजों की कैलकुलेशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं स्लेटर्स लॉ। तो जो ये स्लेटर्स लॉ है ये आपका बेसिकली बताता है कि जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज लगने वाला है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा और कितना नहीं, कितना अट्रैक्शन होगा और कितना नहीं। तो चलिए पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं हम कि ये शील्डिंग इफेक्ट आखिर है क्या चीज, कैसी होती है और कैसे नहीं होती। तो थोड़ा सा आप मॉडल पे वापस आते हैं कि ये हमारा एक मॉडल है जिस मॉडल पे मैंने आपका क्या कर दिया, चारों ओर से आपके इलेक्ट्रॉनों का सेटअप कर लिया। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि यहां से यहां तक आपका चार्ज लगना था, लेकिन पहले इसने अपना फुलफिल ऑर्बिट कर दिया। जैसे ये ऑर्बिटल आपका फुलफिल हुआ, एक शील्ड तैयार हो गया, एक घेरा तैयार हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर जाने से रोकने के लिए, कम कर देता है। फिर जैसे ये पहले बॉर्डर से बाहर हुआ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये दूसरे बॉर्डर पे पहुंचा यहां तक, के बाद फिर आपका एल, KLMN के अकॉर्डिंग अब जैसे ये एल पे पहुंचा, यहां फिर से 8 इलेक्ट्रॉन आपके दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 इलेक्ट्रॉन और ये 2 अंदर के इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने अपना एक ऑर्बिटल कंप्लीट किया, एक शील्डिंग की, इसने आपकी सेकंड शील्डिंग इफेक्ट कर दी और एक दूसरी शील्डिंग लगा दी। तो ये जो आपका अब फाइनली चार्ज यहां से लेके यहां तक जाना चाहिए और होना चाहिए था एक पर्टिकुलर अमाउंट, वो पर्टिकुलर अमाउंट आपका एक्चुअली जो होना चाहिए था उससे कम हो जाता है। और कम कैसे होता है कि इन्होंने कर दिया एक बैरियर खड़ा, एक दीवार लगा दी। आप खुद समझिए, अगर मैं आपको एक कमरे में ओपनली छोड़ देता हूं, खुला रख देता हूं और आपको चिल्लाने के लिए कहूं तो आपकी बाउंड्रीज बिल्कुल दीवार की बाउंड्रीज तक आपकी आवाजें जाएंगी। लेकिन मैं क्या करूं कि आपको एक छोटे से डब्बे के अंदर पैक कर लूं, फिर आपको चिल्लाने के लिए बोलूं, आपकी आवाज थोड़ी कम जाएगी बाहर, फिर आपको एक और डब्बे के अंदर पैक कर लूं, 2 डब्बों के अंदर 1 बाय 1 लेयर्स में पैक कर लूं, फिर 3 फिर 4 और इसी तरीके से जैसे जैसे मैं आपको लेयर्स बढ़ाते जाऊंगा, बैरियर्स खड़े करते जाऊंगा, आपकी साउंड बाहर जाना बंद हो जाएगी। और ये लेयर्स जो होती हैं ऑर्बिट्स की, ये वही होती हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं आपका शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली क्या करता है, आपके बाहर के इलेक्ट्रॉनों को कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलने वाला था, कितनी तेजी से खींच रहा था, उसे कर देता है एकदम कम, बिल्कुल लो लेवल पे ले जाता है। अब यहां पे जो जाना था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मिलना क्या था, मिलना था यहां से लेके यहां तक। अगर मैं इसी ऑर्बिट की बात कर लूं कि इसमें आपका मिलना था Z इफेक्टिव जो होगा वो मिलना था Z इफेक्टिव, और होगा क्या, जो आपका ओरिजिनल Z होगा एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा,
ये एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा जो हो, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब बेसिकली ये जेड इफेक्टिव आपका इस तरीके से दिया जाता है। अब ये तो हमने बात कर लिया आपका कि किस तरीके से आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं वो काम करता है, और किस तरीके से आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हम काउंट करते हैं। अब मेन क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो ये सारी चीज़ें हमने बात की, ये चीज़ें कैसे होती है कैसे नहीं होती, क्या इन कैलकुलेशन को अप्लाई करने के लिए कोई रूल होता है, या इन कैलकुलेशन को अप्लाई करने के लिए हमें बस ऐसे ही बिना सोचे समझे आंखें बंद करके वैल्यूज लगा देनी है। तो नहीं, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक रूल पड़ा हुआ है, उसी रूल को हम लोग कहते हैं स्लैटर्स लॉ। जो आपका स्लैटर्स लॉ होता है, ये स्लैटर्स लॉ आपका ये बताता है कि किस तरीके से आप ये वैल्यू जो सिग्मा है, इस सिग्मा को हम लोग काउंट कर सकते हैं। स्लैटर्स लॉ का मेन पॉइंट यही सिग्मा है कि हम इसे कैसे काउंट करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इस सिग्मा को काउंट करेंगे स्लैटर्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अब हम इस सिग्मा को काउंट करने के लिए कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न डाउन कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ हमारी रिटर्न डाउन कैसे होती हैं कि जो n ऑर्बिटल होगा, अब वो s होगा, p होगा, d होगा या f होगा, इन सब के लिए स्लैटर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो 0.35 होगी। ये आपको ध्यान देना है कि इस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए सिग्मा की वैल्यू इतनी होगी। इसके बाद जो आता है आपका n-1, जो s एंड p जो आपके होंगे, इनके लिए सिग्मा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.85 के आसपास। और जो आपका सेम टाइम पे n-1, d एंड f के लिए जो हम वैल्यूज़ लेंगे वो आपकी हो जाती है 1। और इससे बड़े के लिए भी जो n-1 में आपका d, n-2 में d है, n-3 में d आएगा, पर इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यूज़ आने लगेंगी 1। ठीक है। अब जो आपकी सिग्मा की वैल्यू आएगी n-2 या उससे हायर रैंक के लिए s और p ऑर्बिटल्स के लिए, वो वैल्यूज़ आएंगी हमारी 1। तो अब बेसिकली आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है कि जो n-1 वैल्यूज़ आने वाली हैं s और p की, वो तो 0.85 आएगी पर इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो n-1 आपका d और f आएगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 आने वाली है। उसी तरीके से n-2 या उससे बड़ी जो भी वैल्यूज p और s की आएंगी उसके लिए आपकी वैल्यू 1 आने वाली है। और जो n की वैल्यूज पे आएंगी, चाहे वो s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, चाहे f हो, उसके लिए आपकी वैल्यू आएंगी 0.35। तो अब आपका एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काउंट करेंगे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में रखे हुए एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का जो आप एटॉमिक नंबर लेके चलते हैं वो कितना होगा। ऑक्सीजन के लिए जो हम वैल्यूज लेंगे वो सबसे पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेटअप कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन का कितना होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन को जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1s2, 2s2 एंड 2p4। अब ध्यान दो, फर्स्ट s2, सेकेंड s2 और सेकेंड p4, आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, सेकेंड p में। अब ध्यान देने वाली बात यह है n-1 के जो s हैं वो कितने हैं, 2, और n-1s के लिए हमने 0.85 ले रखी है वैल्यू। देन 2 × 0.85, ये वैल्यू तो ये दोनों लगाएंगे, ये आपकी कितनी होगी 2 × 0.85, 1.7। अब आपकी सेकेंड वैल्यू की बात कर लेते हैं। जो आपके np और ns हैं, n ऑर्बिटल्स में कितने s हो, p हो या d हो, वो कितने हैं, 2 ये हैं, 4 ये हैं, 6। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे तो हम खुद काउंट कर रहे हैं, और कोई इलेक्ट्रॉन खुद को शील्ड कैसे कर सकता है। तो बेसिकली शील्ड करने वाले कितने रहेंगे, टोटल 6 हैं, शील्ड करने वाले कहेंगे 5। इसमें सिर्फ 5 ही काम करेंगे शील्डिंग के लिए। देन n ऑफ s एंड p कितने हैं आपके, 5। अब कोई पूछे 5 क्यों है, देन कंसिडर इट कि यहाँ टोटल तो 6 हैं, लेकिन जो खुद पे शील्डिंग नहीं करेगा तो बचे हुए कितने रह गए, 5 ही उस पर शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे, ना कि 6। देन 5 × और n के लिए आपका आता है 0.35, देन 0.35, ये आप मल्टीपल कर लेंगे। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 5 25, 5 3 15, 15 एंड 2 17, देन आपका आ जाएगा 1.75। सिग्मा की एक वैल्यू आपकी ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब आपको रूल के अकॉर्डिंग क्या पता है, देन रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। अब z इफेक्टिव जो आपका होगा ऑक्सीजन के केस में, इसकी वैल्यू क्या आएगी, z होता है ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर 8, देन 8 माइनस कितना आने वाला है आपका, देखो बेसिकली आपने एक वैल्यू ये आई 1.7 प्लस एक वैल्यू ये आई 1.75, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ आपस में जुड़ेंगी तब जाके माइनस होंगी। तो 8 माइनस और यहाँ ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 3.45।
और ये हम 3.45 वैल्यू जब माइनस करेंगे तो आपका z माइनस 3.45 तो रह जाएगा 4 पॉइंट, और यहाँ जब आप माइनस करेंगे 5 देन z इफेक्टिव जो आपका आने वाला है ऑक्सीजन के लिए, वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा 4.55। देन आपका ऑर्बिटल इस तरीके से बने हुए होते हैं और इनमें ऑक्सीजन का सेंटर, फिर एक, फिर दो ऑर्बिटल। तो जो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में लाई कर रहा है उसके लिए z इफेक्टिव आप इस तरीके से निकालेंगे। और ये जो रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी सिग्मा की वैल्यू है, यही स्लेटर्स लॉ आता है, स्लेटर्स रूल इसी को कहते हैं। और यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बीएससी और एमएससी में भी काम आता है कभी कभी, और 11th और 12th के लिए। ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल दिया स्लेटर्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ कुछ नई बातों को लेकर। तब तक बाय बाय।